हेलो स्टूडेंट्स, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट 2 है और इसमें हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के। सबसे पहले फीचर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, सबसे पहली चीज़ है कि वो एक एक्टिव पॉलिसी है। और 1951 से पहले यदि आप कहें, जब प्लानिंग नहीं आई थी, तब आरबीआई की पॉलिसी पैसिव पॉलिसी थी। लेकिन उसके बाद से आरबीआई ने जिस तरह के मेजर्स लिए हैं मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, क्रेडिट को ताकि इकनॉमी में रेगुलेट किया जा सके, अवेलेबल किया जा सके, और ज़रूरत पड़ने पर क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए भी मेजर्स अपनाए जा सके, तो हम कह सकते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एक एक्टिव पॉलिसी रही है। दूसरा, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। आरबीआई ने कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई है जब जब उसे लगा है कि सिचुएशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी अचीव करना है और इन्फ्लेशन को भी आपको कंट्रोल में करना है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना ज़रूरी है, और इसके लिए आरबीआई कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। और जब उसे लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस किया जाना है रेदर देन इन्फ्लेशन, तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, जिसमें क्रेडिट को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है आपका आरबीआई। तो आरबीआई दोनों चीज़ों में, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के मेन टारगेट्स हैं, एक तरीके से बैलेंस अचीव करने की कोशिश करता है एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। इसके अलावा सीजनल वेरिएशंस भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में देखने को मिलते हैं, जो सीजन्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लाने पर मजबूर करते हैं आरबीआई को कहीं ना कहीं। और आप कह सकते हैं, जब एग्रीकल्चर की स्पेशली बात कर रहे हैं, तो वो सीजन्स के साथ टाई है। कुछ सीजन्स बिजी होते हैं और कुछ सीजन्स में जो है वो किसान फ्री होते हैं जब वो क्रॉप को लगा चुके होते हैं। लेकिन जिन दिनों क्रॉप लगाई जानी होती है, उन दिनों फंड्स की बहुत ज़रूरत होती है, सीड्स खरीदने होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, इन्वेंट्री बिल्डअप करनी होती है। तो इन सब कामों के लिए हमें पर्टिकुलर सेक्टर में उस समय एग्रीकल्चर की, जहां हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है। और जब स्लैक सीज़न होता है तो वहाँ पर फंड्स की कम ज़रूरत होती है। तो आरबीआई स्लैक सीज़न के दौरान जो है वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और जब ज़रूरत होती है बिजी सीज़न में तो उसको एक्सपेंड करता है। दूसरा है फ्लेक्सिबल है जो मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होती रही है आरबीआई की मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि फिक्स रहती है। जब मार्केट में ज़्यादा क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है तो आरबीआई एक लिबरल पॉलिसी ऑप्ट करता है, और बैंक रेट, सीआरआर, रेपो रेट्स, जो कि हमने पिछली वीडियो में जिनकी बात की थी, उनको कम कर देता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट को इकोनॉमी में एक्सपेंड किया जा सके और इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जा सके। दूसरी तरफ यदि इन्फ्लेशन से लड़ना हो तो आरबीआई क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को ऑप्ट करता है। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ओरिएंटेड। अब आरबीआई का एक मेन उद्देश्य क्या है कि इकोनॉमी में सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। और वो कैसे करता है, जो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है लोन्स पर, उनको कंट्रोल कर करता है। लोन्स पर यदि आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप लोन्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दीजिए। यदि आप सेविंग्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप सेविंग्स पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो आरबीआई दोनों तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कंट्रोल करके इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ाने की कोशिश करता है। वाइड रेंज ऑफ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई के जहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट्स अपनाए जाते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, तो आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव मेजर्स भी हैं और क्वालिटेटिव मेजर्स भी हैं। इन दोनों मेजर्स की हम डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। देखिए, कोई भी चीज़ है तो उसके कुछ ना कुछ अपनी सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी की पर्टिकुलरली क्या लिमिटेशंस हैं? पहली चीज़, लिमिटेड स्कोप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा माना जाता है कि जो आरबीआई को रोल असाइन किया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बनाए रखने का, उसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा रोल नहीं प्ले कर पाती है, और कहीं ना कहीं उसका रोल लिमिटेड रह जाता है। क्यों लिमिटेड रह जाता है? क्योंकि जितने भी नोट प्रिंट करनी है, करेंसी प्रिंट करनी है आरबीआई को, वो डिसीजन फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू लिया जाता है। तो एक तरीके से मनी सप्लाई को आरबीआई
जो कंट्रोल कर रहा है वो कम हद तक कंट्रोल कर पाता है और बिना फाइनेंस मिनिस्ट्री की परमिशन के लिए वो नोट्स को ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता। तो जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा नोट्स की सप्लाई की ज़रूरत है, ज़्यादा पैसा आपकी इकोनॉमी में आना चाहिए, आरबीआई उस डिसीजन को लेकर पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। लिमिटेड रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, आरबीआई एक लिमिटेड रोल प्ले कर पाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी। इन्फ्लेशन हमें पता है कि जनरल इकोनॉमी में जब प्राइस राइज हो रहे होते हैं हर चीज़ के, तो हम उसको कहते हैं इन्फ्लेशन है मोटे तौर पर। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को यदि कंट्रोल करना चाहे आरबीआई तो वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, यानी कि क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ हद तक क्रेडिट को कंट्रोल करने से लोगों की डिमांड कंट्रोल होगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन की जो मेन वजह है वो क्या होती है कि सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन चीज़ों के दाम तब बढ़ते हैं जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो मेन प्रॉब्लम डिमांड में नहीं है, मेन प्रॉब्लम सप्लाई में है और सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लेस इफेक्टिव है। पुअर बैंकिंग हैबिट्स, अब लोगों की इंडिया में जो है वो बैंकिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है। एक तो दूर दराज के इलाकों में, यदि ग्रामीण इलाकों की आप बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बैंक्स अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी तरफ से यदि बैंक्स अवेलेबल हैं तो लोग वहाँ डिपॉजिट कराने के लिए बहुत कम जाते हैं। जिनके पास स्मॉल सेविंग्स हैं वो लोग डिपॉजिट नहीं कराते हैं बैंकों में। फिर फर्दर जो भी लोग हैं वो कैश को अपने पास रखना पसंद करते हैं और जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको कैश के रूप में करना पसंद करते हैं। तो कैश हमारी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जितना लोग अपने पास ज़्यादा कैश रखना पसंद करेंगे उतना ही जो बैंकों की क्रेडिट क्रिएट करने की कैपेसिटी है वो कम होगी, क्योंकि जो हम बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं वो ही फर्दर बैंकों को हेल्प करते हैं लोन्स देने के लिए, क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट, मनी मार्केट भी इंडिया में अंडर डेवलप्ड है, जहाँ पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल्स वगैरह खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं। फिर दूसरा जो मनी मार्केट है उसके भी दो पार्ट पाए जाते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है, दूसरा अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट होता है। और आरबीआई की यदि पॉलिसी की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में ही काम कर सकती है, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट को आरबीआई डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लैक मनी, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ब्लैक मनी जनरेट ना हो, और लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इलीगल मीन से लोग ब्लैक मनी को जनरेट कर लेते हैं और गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करने में असफल रहती है। और ये जो ब्लैक मनी है ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा नहीं होने देती। मान लीजिए आरबीआई ये चाहता है कि क्रेडिट इकोनॉमी में कम उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि महंगाई है, तो वो क्रेडिट को कम करने के लिए लोन्स को महंगा करता है, अपनी बैंक रेट, सीआरआर, बाकी सारी रेट्स को बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि लोगों के हाथ में ब्लैक मनी है तो वो पैसा खर्च करेंगे इकोनॉमी में, चीज़ों की डिमांड यूं ही जनरेट होगी और उससे जो आरबीआई का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होने में असफलता रहेगी। कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, अब जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव्स ही अपने आप में कॉन्फ्लिक्टिंग है, यानी विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो मॉनेटरी पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि प्राइस कंट्रोल रहने चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं आनी चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को यदि अचीव करना चाहते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, एक्सपेंशनरी यानी विस्तारवादी, यानी जहां पर मनी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करते हैं, प्राइसेस को स्टेबल बनाने की बात करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है और आपके ये दोनों विरोधाभासी ऑब्जेक्टिव्स एक साथ पूरे नहीं हो सकते। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विद फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी अपने आप में इकोनॉमी को कंट्रोल करने में सफिशिएंट नहीं है, उस मॉनेटरी पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी के साथ मिलकर काम करना होता है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है जो दोनों के बीच में वो काफ़ी कमज़ोर पाया जाता है, जिसके कारण अच्छे से आपकी कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर पाती। अब हम बात करें यदि जो फिजिकल पॉलिसी है
वो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है। और यदि ह्यूज डिफिसिट फाइनेंसिंग फिजिकल पॉलिसी में अपनाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट को जो घाटा आ रहा है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से नए नोट प्रिंट कराने की बात करती है। दूसरी तरफ आरबीआई क्या चाहता है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल हो, तो दोनों अपने आप में विरोधाभासी हो जाते हैं। और ऐसे में यदि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में तालमेल नहीं होगा तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी। लिमिटेशंस ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लोन के यदि बढ़ा दिए जाएंगे तो उनको भी एक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। CRR SLR ऑलरेडी बहुत हाई है और उसको और ज़्यादा हाई बनाना बैंकों के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ये रेट्स बढ़ जाएंगी तो बैंकों के पास जो सरप्लस फंड है वो बहुत कम बचेगा, बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे। और दूसरी तरफ CRR SLR को आप कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लो रखते हैं, तो इससे बैंकों के लिए रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि जो बैंकों के पास लिक्विड फंड्स हैं वो कम हो जाएंगे और बैंक पे डिमांड डिपॉजिट्स को भी पे बैक करने की कैपेबिलिटी में नहीं रहेंगे। नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर। अब ऐसे भी हमारे देश में कुछ हिस्से हैं जहाँ पर पैसे से लेन देन नहीं होता, बार्टर सिस्टम पाया जाता है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ खरीदी जाती है, तो वहाँ पर पैसे का कोई रोल नहीं होता। और जहाँ पैसे का कोई रोल नहीं है वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कोई काम नहीं कर सकती। लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटी। कुछ रूरल एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर बैंक्स की ब्रांचेस ही नहीं पाई जाती हैं, तो वहाँ पर ऐसे में क्रेडिट को कंट्रोल करना, मॉनेटरी पॉलिसी को ऑपरेट करना बहुत ही कठिन होता है। परसुएसिव पॉलिसी। परसुएसिव पॉलिसी क्यों है? क्योंकि जहाँ हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मोरल परसुएसन की बात करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि आप बैंकों को गाइड करेंगे कि किस पर्टिकुलर सेक्शन को लोन ज़्यादा दिया जाना चाहिए, किसको नहीं दिया जाना चाहिए, तो ये परसुएसिव पॉलिसी है। यहाँ पर आरबीआई बैंकों को केवल डायरेक्शंस दे सकता है, किसी तरह के कोई कंपल्सरी एक्शंस नहीं लेता। इम्बैलेंस इन क्रेडिट एलोकेशन। मॉनेटरी पॉलिसी है जो बेसिकली वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के हितों को ज़्यादा ध्यान में रखकर चलती है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ सेक्टर्स में क्रेडिट ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है लेकिन बाकी सेक्टर्स में क्रेडिट कम अवेलेबल हो पाता है। एग्रीकल्चर के हितों को ध्यान में रखा जाता है लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में जो पर्टिकुलर क्रेडिट है वो सफिशिएंटली फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर के पास जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है लोन के लिए वो बहुत ही कम पाई जाती है। ऐसे में एग्रीकल्चरल सेक्टर को लोन नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी लोन देना चाहते हैं, उनके हितों को भी ध्यान में रखना चाहते हैं आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके तहत, लेकिन इन लोगों के पास भी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में इन सेक्टर्स को जो अलोकेशन है फंड्स की वो कम हो पाती है लोन्स की, और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या बाकी सेक्टर्स हैं वहाँ पर ज़्यादा फंड्स फ्लो होते हैं। तो ऐसे में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में। पुअर इम्प्लीमेंटेशन भी पाया जाता है। जो बैंक्स हैं वो आरबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिसके कारण से जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो पूरी तरह से इफेक्टिव साबित नहीं हो पाते। सजेशंस की बात करेंगे इसके बाद कि जो कमियां रह गई हैं, जो लिमिटेशंस रह गई हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के। पहली चीज़ है कि प्राइस स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में हमें प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करना है, तो आपका जो रिज़र्व बैंक है उसको जो क्रेडिट देना है गवर्नमेंट को वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किए जाने की ज़रूरत है, ताकि इकोनॉमी में आरबीआई कंट्रोल कर पाए क्रेडिट को अपने हिसाब से, और गवर्नमेंट जब चाहे डिफिसिट फाइनेंसिंग के तहत ज़्यादा नोट प्रिंट करवा के इकोनॉमी में उनको ना जनरेट कर सके और प्राइसेस कंट्रोल हो सके। कोऑर्डिनेशन बिटवीन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। दूसरी तरफ हमने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी अकेली इकोनॉमी में वर्क नहीं कर सकती, उसको फिजिकल पॉलिसी के साथ मिलकर काम करना होगा। तो दोनों पॉलिसीज इस तरीके से फ्रेम की जानी चाहिए कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हों।
फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बैंक्स के पास फ्रीडम होनी चाहिए उसको डिटरमिन करने की। स्ट्रेंथनिंग मनी मार्केट, इसी के साथ हमें ज़रूरत है कि एक ज़्यादा एफिशिएंट मनी मार्केट इंडिया में इस्टेब्लिश की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो आरबीआई या गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ की सेल और परचेज में पार्टिसिपेट कर पाएँ। अभी मनी मार्केट डेवलप ना होने के कारण आरबीआई को ज़्यादा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज में लगे रहना होता है। मॉनेटरी टारगेटिंग, मॉनेटरी टारगेटिंग का मतलब है कि टारगेट्स फिक्स किए जाएं कि कितना मनी सप्लाई की ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमी में, और आरबीआई इस तरह के टारगेट्स फिक्स कर सकता है। और ये जो टारगेट्स हैं ये समय समय पर रिवाइज भी किए जाने चाहिए, क्योंकि जो कंडीशंस हैं इकोनॉमी की और जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट की कंडीशंस हैं वो इकोनॉमी में चेंज होती रहती हैं। क्रेडिट प्लानिंग, क्रेडिट अलोकेशन को भी हमें प्लान करके चलना चाहिए, प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए किन सेक्टर्स में ज़्यादा क्रेडिट की डिमांड है, और इस तरीके से क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए कि सभी सेक्टर्स के बीच में एक बैलेंस बना रहे, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्रियल है। और कॉमर्शियल बैंक्स को भी इसके रिगार्डिंग में कुछ ना कुछ गाइडलाइंस इशू की जानी चाहिए। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पॉलिसी के लिए कि उसको ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जाने चाहिए उन कॉमर्शियल बैंक्स के खिलाफ जो आरबीआई की गाइडलाइन को नहीं मानते, क्योंकि आरबीआई गाइडलाइंस इशू करता है इकोनॉमी की कंडीशन को देखकर, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी को प्रॉपरली इफेक्टिव बनाने के लिए जो अहम भूमिका निभानी होती है वो कॉमर्शियल बैंक्स को निभानी होती है। तो कॉमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए।